हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। एमपी सेट पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के कुछ ज़रूरी आयोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे सैडलर कमीशन, हाथों कमेटी, सर्जेंट रिपोर्ट और नेशनल नॉलेज कमीशन यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ये सेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी हमने वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ा था। ये सभी कमेटीज, ये सभी आयोग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम के लिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे आपको चीज़ें याद रखनी है, ये सब आपको इस सेशन में भी मैं बताने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर ज़रूर ध्यान देना ज़रूरी है। इसमें आसानी से आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो। बस आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको पेपर वन का फुल सिलेबस, वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। साथ ही फुल सिलेबस नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाएंगे, जो कि आसानी से आपके मोबाइल फोन में भी आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में अगर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप एग्जाम से पहले 1 से 2 बार इनको फटाफट पढ़ लेते हो। इसमें हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। उन सब चीज़ों को डिटेल में अगर फटाफट से आप पढ़ लोगे, तो ज़रूर आप इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पाओगे, क्योंकि इसमें इसमें से एज़ इट इज़ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इसको जॉइन कर लीजिए एंड इसके लिए आपको सिर्फ़ एक ही बार फ़ीस देनी है, ₹2000। फ्री वीडियोज़ के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू के बाद यहाँ पर डायरेक्टली आपको कंटेंट सेक्शन पर जाना है, जहाँ पर मल्टीपल फ़ोल्डर्स हैं, आप देख सकते हो। सेपरेट मेरे सेशंस हैं। आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिल जाएँगे, 2000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, साथ ही यूनिट वाइज़ फ़ोल्डर्स हैं, जहाँ पर थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, नोट्स और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इस कोर्स की पूरी जानकारी भी ले सकते हो एंड इसको आज ही जॉइन ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले आज हम देखेंगे सैडलर कमीशन क्या होता है। इसको आप सैडलर कमीशन या फिर सैडलर विश्वविद्यालय कमीशन के नाम से भी जानते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि 1917 से 1919 के बीच में ये कमीशन चला था। एंड ये क्यों बनाया गया? कोई भी कमेटी या कोई भी कमीशन में मैंने आपको क्या बताया था कल, कि सभी लोग जो हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं उस फील्ड में, वो सभी एक जगह पर आकर उसके बारे में सोचते हैं। किसी चीज़ के लिए वो कमेटी या कमीशन बनाया जाता है। सेटलर कमीशन खास तौर पर बनाया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फ्यूचर के लिए। अब देखो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। उसमें लेकिन जो कंडीशन थी, स्टूडेंट्स की जो कंडीशन थी एजुकेशन की, उन सब चीज़ों को कैसे बेहतर बनाया जाए, स्पेसिफिकली उस यूनिवर्सिटी पर ध्यान देने के लिए सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें सबसे पहली बात ये कही गई थी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जितना भी टीचिंग स्टाफ है, यानी कि जितने भी शिक्षक वहाँ पर भर्ती किए जाएँगे, उन सभी को एक ऑर्गेनाइज़्ड सिस्टम में वहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना सिखाया जाए, क्योंकि अगर टीचर्स ऑर्गेनाइज़्ड होंगे, तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज़्ड हो जाएँगे, खास करके ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज़ में। तो यही सब चीज़ें सैडलर कमीशन के अंदर उन्होंने सजेस्ट की थी। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त करना, ताकि वे केवल उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अब देखो, बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं, बहुत सी कमेटीज ऐसी होती हैं, जिनका टारगेट रहता था कि ओवरऑल जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब पर ध्यान दें, वो सबको टारगेट करें। लेकिन इस बीच क्या हो रहा था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो कि एक बहुत बड़ी और फेमस यूनिवर्सिटी थी, वो कहीं ना कहीं ये लोग मिस कर रहे थे, जिसके लिए ये कमीशन इनको बनाना पड़ा था। सैडलर आयोग ने उच्च शिक्षा को मैट्रिक परीक्षा के बजाय इंटरमीडिएट परीक्षा में विभाजित करने का भी सुझाव दिया था। तो इंटरमीडिएट आपको पता है, आपने अपने पेरेंट्स से कभी बात की होगी तो वो आपको बताते होंगे कि हमारे समय में 10th क्लास को 10th क्लास नहीं बोला जाता था। 10th को मैट्रिक या फिर इंटर इंटर बोला जाता था। पूछते थे ना कि आपने क्या पढ़ाई की है, तो वो बोलते थे हम इंटर तक पढ़े हैं। तो वो इंटरमीडिएट होता था। ठीक है? वो सब चीज़ें किसने सजेस्ट की थी? सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ने ही बताई थी। इसमें मेजर फोकस था कि जितने भी कॉलेजेस हैं, इंटरमीडिएट कॉलेजेस जो हैं, इसका निर्माण किया जाए, जिसमें आपको आर्ट्स, साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और टीचिंग इत्यादि के
नॉलेज शेयर किया जाए कि कोई टीचर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड करवाई जाएँ। ये सैडलर कमीशन का फ़ोकस था। ओके, अगर इतना क्लियर है तो मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा ताकि मुझे पता रहे कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो आप समझ रहे हो। अगला है हरतोग समिति जो कि 1929 में आई थी। ओके, इसमें क्या था? जो हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स थे, जो शिक्षा का स्तर स्तर हमारी कंट्री में समय के साथ-साथ 1929 के आस-पास घटता जा रहा था, उस चीज़ को कैसे कंट्रोल में लाया जाए और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को कैसे बढ़ाया जाए, अपने शिक्षा के स्तर को कैसे एक ऊँचे लेवल तक पहुँचाया जाए, ये सब चीज़ें हरतोग कमेटी के द्वारा सुझाई गई थी। ठीक है? अब यहाँ पर हरतोग कमेटी में सबसे बड़ा रीज़न जो संस्थानों का जो क्वालिटी डाउन हो रही थी, इसका कारण ये बताया गया था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शिक्षण के संस्थान खुल चुके हैं, बन चुके हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी कम हो रही है। ठीक है? इसमें ऐसा था कि पहले अगर एक ही इंस्टीट्यूट था, मान लीजिए इसमें 50 बच्चे आ रहे थे, तो वो एक बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन दिया करते थे। उसके बाद हरतोग कमेटी में ये कहा गया उन्होंने कि अब बहुत सारे ये बन चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं, इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं, जिसकी वजह से नंबर तो यूनिवर्सिटीज़ का बढ़ गया, लेकिन क्वालिटी कहीं पर भी नहीं है। तो इसलिए ये कमीशन कमेटी बनाई गई थी। ओके, कैसे ट्रेनिंग को भी इम्प्रूव किया जाए, टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी इसमें ध्यान दिया गया था। स्कूल लेवल की क्वांटिटी जो है उसको प्रॉम्प्ट यहाँ पर किया गया था। देखो स्कूलों और विश्वविद्यालयों की संख्या में विस्तार को प्रेरित किया गया था हाथों कमेटी में। ओके, The essential schooling system as it existed had serious आवश्यक स्कूली शिक्षा प्रणाली जैसा कि अस्तित्व में थी, वो काफ़ी गंभीर थी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो, जो हाथोग कमेटी है, इसमें ये होता था कि हर साल रिपोर्ट इनको देनी पड़ती थी। ऐसा नहीं है कि एनुअल रिपोर्ट या 6 मंथ्स में रिपोर्ट देनी है, पूरे साल में किस इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब चीज़ें सेम ईयर में उनको रिपोर्ट सबमिट करवाना कंपल्सरी होता था। एंड इनके जो इसका निर्माण लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। मास एजुकेशन पर इन्होंने ध्यान दिया था। मास एजुकेशन का मतलब होता है जन शिक्षा। बहुत फोकस इसमें किया गया था कि कैसे जनता को, कैसे आम आदमी तक एजुकेशन बहुत आसानी से पहुंचा दी जाए। ओके, इसके बाद आता है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये कमीशन सभी कंप्लीट हो जाएंगे, 7 कमीशंस। इस पर एक सेपरेट एमसीक्यू वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं ये चीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। एंड जल्दी से जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी 1-2 पेपर हमने आपके लिए सॉल्व किए हैं, बाकी के क्वेश्चंस भी हम जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे इसी साइकिल के। ओके, सर्जेंट शिक्षा योजना 1944 में थी, सर्जेंट एजुकेशन स्कीम जिसको कहा जाता है। ओके, एक चीज़ और है जो हमारे पास ये हार्तक समिति थी, ये क्या करती थी? इसका बेसिक काम था कि एजुकेशन की ग्रोथ पर सर्वे किया जाए इंडिया में, ठीक है? तो ये भी इसका फोकस था। इट वाज़ एस्टैब्लिश्ड टू सर्वे ऑन द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये स्टेटमेंट एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में पूछी गई है। देन वी हैव सर्जेंट शिक्षा योजना। The central goal of this Sargent scheme was the educational reconstruction of India. अब देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी हमारा शैक्षणिक पुनर्निर्माण था, इनमें कहा था कि हमारी जो इंडिया में एजुकेशन का सिस्टम है, वो बिल्कुल बेकार है। इन्होंने बिल्कुल इसको शून्य कर दिया था और कहा था कि एजुकेशन सिस्टम को एक ज़ीरो लेवल से शुरू किया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है? और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद ये सजेशन दिया गया था इस रिपोर्ट में कि इस लेवल को ज़ीरो से बिल्कुल शुरू किया जाए। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज नहीं था, इंडियंस ही थे, तो इसमें कहा गया था कि अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग और अपनी देश को आगे बढ़ाने के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, एजुकेशन सिस्टम को प्लान करना है। इसको हम सर्जेंट स्कीम भी बोलते थे, रिपोर्ट ऑफ सर्जेंट कमीशन भी बोलते थे, या फिर पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट भी बोलते थे। पोस्ट वॉर डेवलपमेंट का मतलब है कि वॉर जो युद्ध हुआ था उसके बाद का जो डेवलपमेंट है, इसीलिए इसको कहा गया है कि शिक्षा का पुनर्निर्माण यहाँ पर हुआ था। ठीक है, सो ये चीजें आपने याद रखनी है।
अगला पॉइंट इसमें क्या है, इसमें एलिमेंट्री स्कूल्स जो थे कंपल्सरी एजुकेशन उसमें कही गई थी। देखो ये कहा है ना 6 से 11 वर्ष की आयु के सभी भारतीय बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश भी यहाँ पर की गई थी। इन्होंने कहा था कि बेसिक एजुकेशन तो लगभग हर बच्चे को मिलनी ही चाहिए, इसलिए इन चीज़ों पर फोकस किया गया था। साथ ही इन्होंने एकेडमिक जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, उन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया था ताकि बच्चे सिर्फ रट्टा मार कर पढ़ाई ना करें, जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसकी ओर भी वो आगे बढ़े। ठीक है, ये देखो प्री प्राइमरी ये सब चीजें लिखी, टेक्निकल, वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, हाई स्कूल, विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ तकनीकी, व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षा, ये सब चीजें यहाँ पर सिखाई जा रही थी। ठीक है, सभी छात्रों को यहाँ पर समान अवसर दिया जा रहा था। जो कास्टिज्म होता था कि इस कास्ट के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उस कास्ट के बच्चे पढ़ेंगे, ये सब चीजें यहाँ पर खत्म कर दी गई थी। अगला आ जाता है नेशनल नॉलेज कमीशन। एक चीज और बताना चाहती हूँ, ये चीजें यहाँ पर खत्म नहीं कर दी गई थी कास्टिज्म वाला पॉइंट, बट शुरू कर दिया गया था कि इस पर हमें फोकस करना है। नेशनल नॉलेज कमीशन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 से 2009 के बीच में इसमें काम किया था, जिसे अंग्रेजी में नेशनल नॉलेज कमीशन कहा जाता है। ठीक है, 2005 में वैसे तो इसका गठन हो गया था, लेकिन 2006 से इसमें जो है वो अच्छे से काम करना शुरू कर दिया गया था। एग्जाम में ये आता है, ईयर तो आएगा, साथ में इसके चेयरमैन का नाम भी पूछा जाता है, वो है सैम पित्रोदा। ओके, अब ये क्या है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकार निकाय है। अब सलाहकार निकाय क्या होता है, एक ऐसी कमेटी जो काम कुछ नहीं करेगी, फील्ड में जाकर उनको काम नहीं करना, डिसीजन मेकिंग उनको नहीं करनी, बस उनको सजेशंस देने हैं। अब मान लीजिए मेरी एक कमेटी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या डिसीजन लूं उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो हमने क्या किया, आपने किसी से पूछ लिया जो सिर्फ हमें सलाह देंगे, उसको मानना या नहीं मानना, उस पे कैसे काम करना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ही नेशनल नॉलेज कमीशन एक सलाहकार निकाय था जो कि क्या करता था, सिर्फ सलाह देता था कि अच्छा एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए हम ये कदम उठा सकते हैं। आगे उन चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से होती थी। इस आयोग का प्राथमिक उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ज्ञान और बुद्धि आधारित संस्थानों का विकास करके, ठीक है, भारतीय शिक्षा प्रणाली का संचालन और आधुनिक आधुनिकीकरण करना था। ओके, सो मेजर फोकस इसी चीज पर था। जैसे उस समय 2005-6 तक हमारा देश इतना टेक्नोलॉजी में आगे नहीं था, तो इसका फोकस ये था कि टेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़ाया जाए अपने देश को। और आज आप देख सकते हो अभी लगभग 20 साल होने वाले हैं, तो 20 सालों में टेक्नोलॉजी के नाम पर हमारा देश कितना आगे बढ़ चुका है। सो इसीलिए ये सब कमीशंस कमिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी के साथ एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 पर ध्यान दीजिए। पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ये आपको एग्जाम के साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी मदद करता है। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है। फीस पे करनी है 1280 रुपए, सिर्फ एक ही बार ये फीस रहेगी। जब तक आपका एग्जाम और जब तक आपका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक आप इसका बेनिफिट उठाइए, इसको पढ़ लीजिए सिर्फ एक बार फीस दे करके। एंड फीस पे करने से पहले भी अगर डेमो नोट्स देखना चाहते हो, फ्री कंटेंट चाहते हो, तो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इस बारे में भी बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।